हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 9। दोस्तों पार्ट 8 तक हमने 3 सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, उनकी बीमारियों के साथ भी। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिसऑर्डर की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आर हेल्थ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीरियस। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर डिसऑर्डर की बात करें तो एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जिसमें आप खाना खाते हैं, माउथ से लेके जो आप खाना खाते हैं, जहाँ आपका डाइजेशन होता है, जो वेस्ट बाहर निकलता है, वहाँ तक की बीमारियाँ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी ये ऐसी बीमारियां हैं जो हल्की से होके ज़्यादा सीवियर भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा ट्रैक जो हमारा, इसके बारे में हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले और जो बहुत ही कॉमन है दोस्तों वो है हार्ट बर्न, जिसको हम ज़्यादातर देखते हैं कि जिन लोगों को सीने में जलन रहती है, छाती में जलन रहती है, खाना खाने के बाद जलन रहती है, या फिर रात को सोते समय जलन रहती है, ऐसी डकारें आती है, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे जल रहा हो कुछ अंदर, तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, जिसको बोला जाता है हार्ट बर्न। ठीक है दोस्तों, इसको GERD भी बोला जाता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज भी बोला जाता है, और हार्ट बर्न भी बोला जाता है दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन है। क्यों होती है, कब होती है, अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हार्ट बर्न इज अ बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट और थ्रोट दैट अकर व्हेन द स्टमक एसिड फ्लो इनटू योर ईसोफेगस। क्या होता है दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं या फिर कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं ना, तो आपके स्टमक में जाता है खाना। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जैसे ही खाना स्टमक में जाता है, वहाँ पे बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे HCl होता है, पेप्सिन होता है, जूसेस वगैरह होते हैं, वो खाने के अंदर मिक्स हो जाते हैं और खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर वही एसिड अगर वापस, वही जो खाना जिसमें एसिड मिल गया है, वापस अगर आपके ईसोफेगस में आएगा, यहाँ पे आएगा, ये जो आपका यहाँ पे ईसोफेगस होता है, अगर इसमें ईसोफेगस में वापस आएगा ना दोस्तों, तो ईसोफेगस में क्या होगा दोस्तों, जलन होगी। जो ईसोफेगस की लाइनिंग है ना, उसके अंदर जैसे ही एसिड टकराएगा तो दोस्तों वहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा जलन होगी, जो कि आपको फील होती है दोस्तों। ऐसा स्टमक में इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टमक में प्रोटेक्ट करने के लिए लाइनिंग, म्यूकोसा होता है, वहाँ पे प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से स्टमक में हमें जब खाने में एसिड मिलता है, वहाँ पे एसिड जब मिक्स होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। अगर आपके कार्डिया हमने देखा था कि जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच का एक वॉल होता है, अगर आपका कार्डिया जो है उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई सूजन है, या फिर कुछ वीक हो गई है वहाँ की मसल्स, तो क्या होगा कि जो आप खाना खाएंगे ना दोस्तों, वो वापस आने लगता है। या फिर आप बार बार खाना खा लेते हैं, या फिर कभी कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं एक बार में, या फिर कभी ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर लेते हैं, यानी शराब अगर किसी ने ज़्यादा पी ली है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो उसका स्टमक में जो होता है ना दोस्तों, वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है दोस्तों। ठीक है, तो जलन का कारण यही है दोस्तों। जिन लोगों को अगर ऐसी समस्याएं रहती है तो वो अपने खाने को रूटीन बनाएं दोस्तों। जैसे अगर बार बार ऑयली चीज़ें खाते हैं तो वो ऑयली चीज़ें बंद कर दें, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल को कम करें। अगर आप ऐसा करके देखते हैं तो आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा लें। ठीक है दोस्तों, और जो खाना है उसमें ऑयली चीज़ें कम करें और बार बार खाना न खाएं। आप एक रूटीन बना लें कि कम से कम एक बार खाना खाने के बाद 8 घंटे का गैप आपको देना ज़रूरी है। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। ये ऐसी वो है, बीमारी है जो कि मतलब ज़्यादातर नॉर्मल बिना मेडिसिन के ही ठीक हो सकती है। तो आप हेल्दी खाना खाएं, सब्जियां ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं, और खाने में कम से कम 8 घंटे का ब्रेक दें। 8 से 9 घंटे का एक खाने के बीच में ब्रेक जरूर देना चाहिए। रात को आपको लेट नाइट कुछ नहीं खाना चाहिए। 7-8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए सिवाय पानी के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कैसे होता है ये कोज। इसके देखें, स्टमक एसिड फ्लोइंग इनटू द ईसोफेगस विच कैन कोज बाय सर्टेन फूड्स, अल्कोहल, प्रेगनेंसी, सम मेडिकेशंस। कुछ दवाइयाँ, अल्कोहल, या फिर कुछ ऐसा खाना जो कि आपके ईसोफेगस में वापस आ जाए, स्टमक में जो एसिड होते हैं उनका मिला हुआ वापस आपके ईसोफेगस में आ जाए, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं यूजुअली आफ्टर ईटिंग वाइल लाइंग डाउन और बेंडिंग ओवर। ज़्यादातर क्या होता है खाना खाने के बाद ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि हमने बताया कि कभी कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कि बार बार खाना खाते हैं या फिर ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, उन कंडीशन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रियाज ग्लैंड हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं यानी जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें जो पेनक्रियाज होता है वो या तो फंक्शन नहीं कर रहा होता है या फंक्शन ढंग से नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से इंसुलिन जो कि हार्मोन है उसको अच्छे से ब्लड में नहीं छोड़ पाता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है दोस्तों। इसमें हम करेंगे पेनक्रेटाइटिस की बात, जिसमें क्या होता है जो पेनक्रियाज होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। देखते हैं दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका पेनक्रियाज है, कुछ इस प्रकार से आपका जो पेनक्रियाज होता है एक लीफ शेप का, जैसे एक पेड़ नीम की पत्ती होती है उसके प्रकार की ये इसकी क्या होती है शेप होती है पेनक्रियाज की। अगर ये आप ऐसे देखेंगे तो ये देखो जैसे लीफ होती है ना, जैसे पत्ती होती है नीम के पेड़ की, वैसे ही इसका कुछ शेप है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं पेनक्रियाज के बारे में, पेनक्रेटाइटिस के बारे में। पेनक्रेटाइटिस इज अ सीरियस कंडीशन दैट अकर व्हेन द पेनक्रियाज बिकम्स इन्फ्लेड। जब आपका पेनक्रियाज है उसमें सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों पेनक्रेटाइटिस। ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो अक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। अक्यूट का मतलब दोस्तों एकदम से सडन आ जाता है, मतलब एकदम से उसमें सूजन आ जाए, और क्रोनिक होता है कि कोई लॉन्ग टर्म से आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो लॉन्ग टर्म से ही है, पहले से ही आपका हो रखा है दोस्तों। ठीक है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में आपको क्या क्या जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, क्या क्या लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। यानी एकदम से अगर आपको पेनक्रेटाइटिस हो गया, आपका जो पेनक्रियाज है वो एकदम से अगर सूज गया तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। आपको नोजिया यानी जी मितलाना, उल्टी का होना, रैपिड हार्ट रेट, आपकी जो हार्ट रेट है यानी पल्स रेट है वो बढ़ जाएंगी, फीवर बुखार का आना, स्वेलिंग टेंडरनेस इन योर अपर बेली, आपके क्या होगा पेट होगा उसमें सूजन होगी या फिर टाइटनेस आपको महसूस होगी, सीवियर पेन इन अपर एब्डोमेन, आपका जो अपर एब्डोमेन है ना चेस्ट के नीचे जो है, चेस्ट जैसे ही खत्म होती है वहाँ पे दोस्तों आपको सीवियर पेन होगा, दर्द अच्छा खासा इसमें दर्द होता है दोस्तों। पेनक्रेटाइटिस का जो दर्द होता है वो पथरी का जैसा दर्द होता है ना, किडनी स्टोन का, वैसा ही कुछ पेनक्रेटाइटिस का भी दर्द होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन किडनी स्टोन का जो दर्द होता है वो नीचे होता है, और जो पेनक्रेटाइटिस का दर्द होता है दोस्तों आपका जो डायफ्राम होता है ना, चेस्ट एरिया, जैसे ही आपकी रिब्स खत्म होती हैं उसी एरिया में आपको दर्द होता है दोस्तों। ठीक है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, पेनक्रेटाइटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। गोल स्टोन हो सकते हैं, आपके जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर पथरी हो सकती है, उसकी वजह से भी पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। या फिर आपको हैवी अल्कोहल यूज, अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस हो जाती है। ज़्यादातर केसों में हैवी अल्कोहल यूजर में ही ये देखने को मिलता है पेनक्रेटाइटिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ फैट पार्टिकल्स ट्राइग्लिसराइड इन ब्लड। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी ब्लड में अगर बढ़ गया है उस कंडीशन में भी आपको पेनक्रेटाइटिस देखने को मिल सकता है। अगर ट्राइग्लिसराइड अगर आपके ब्लड में ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी, किडनी फेलियर, ऐसी बीमारियां देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इन सब के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, स्ट्रोक के बारे में हम ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और हार्ट का हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, किडनी का पढ़ेंगे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो हम एक एक करके हर पार्ट में एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी आपका क्या है पेनक्रेटाइटिस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, पेनक्रेटाइटिस का मतलब है कि पेनक्रियाज में सूजन आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेरी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जो लोग कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम कुछ लोग मेडिसिन खाते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें उनमें कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा लेते हैं तो उन लोगों में भी ये जो पेनक्रेटाइटिस होने के चांसेस हैं वो हो सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ है वो लिमिट तक, नॉर्मल लेवल तक ही ठीक रहती है, अगर उसका ज़्यादा ओवर यूज भी होता है तो दोस्तों वो भी खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम अगर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको किडनी स्टोन, पथरी भी बन सकती है। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपको पथरी बन सकती है। तो दोस्तों आपको लिमिटेड चीज़ें लेनी है, ओवर यूज एक चीज़ का आपको अपनी बॉडी में नहीं बढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था पेनक्रेटाइटिस के बारे में। दोस्तों अगर और भी आप कोई बीमारी से रिलेटेड अगर आप
हम आप हमसे क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और पेनकेटाइटिस अगर आपको कुछ इस प्रकार के अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको ज़्यादातर ये चीज़ें या तो अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन में पता चलेंगी, या फिर आपको CT KUB कराना पड़ेगा, या फिर CT अपर एब्डोमेन भी करा सकते हैं, CT स्कैन अपर एब्डोमेन या फिर अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन करा सकते हैं पेनकेटाइटिस के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया दोस्तों एब्डोमेन में जो हर्निया होता है उसको बोला जाता है। हर्निया का मतलब है दोस्तों कहीं पर भी आपकी जो मसल्स होती हैं बॉडी में एब्डोमेन में वो वीक यानी कमज़ोर होने की वजह से वहाँ से क्या होता है, जो आपका इंटेस्टाइन होता है यानी जो आंतें होती हैं आपकी, वो क्या होती है उसके बाहर निकल जाती है, उस मसल से बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ये देखेंगे हाइटल हर्निया स्टमक के आसपास होता है। जैसा कि आप नॉर्मल में देखेंगे तो नॉर्मल में आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अगर आप इसमें अब नॉर्मल में देखेंगे जहाँ पे हाइटल हर्निया है वहाँ पे क्या है कि जो मसल्स है ना वो वीक हो गई हैं। ठीक है, मसल्स वीक हो गए तो जैसे ही आप खाना खाते हैं ना, अगर आप ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं तो उस खाने के प्रेशर के कारण जो मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे ही उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं और आपको बाहर फील होती है दोस्तों पेट पे। अगर आप कभी कभी किसी पेशेंट को अगर व्यक्ति को देखेंगे तो खाना खाने के बाद उनके पेट पे ना एक ऐसे अंडे की तरह एक ऐसे बाहर निकल आता है, जैसे कुछ मतलब यहाँ पे कुछ निकल गया है, बाहर निकल गया। वो क्या है कि जैसे ही खाना अंदर जाता है एक पाइप का साइज है दोस्तों, अगर उस पाइप में अगर ज़्यादा खाना अगर एक साथ जाएगा तो मसल्स क्या होंगे यहाँ से वीक होके बाहर की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। तो हर्निया का मतलब यही होता है कि किसी भी पार्ट का जो मसल्स है वो वीक हो जाता है और वहाँ। ठीक है, तो हाइटल हर्निया होता है दोस्तों आपका यहाँ पे स्टमक के ऊपर होता है दोस्तों। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वीक हो जाती है मसल्स जो होती है, डायफ्राम की मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे वहाँ का पार्ट क्या हो जाता है, सूज जाता है दोस्तों। ठीक है, हाइटल हर्निया अकर्स व्हेन द अपर पार्ट ऑफ स्टमक पुशेस थ्रू द डायफ्राम। जब आप ऊपर का जो स्टमक का पार्ट है अगर वो बाहर की तरफ डायफ्राम के बाहर की तरफ पुश करता है, अगर आप सांस लेते हैं गहरे गहरे सांस लंबे लंबे सांस लेते हैं, अगर प्रेशर पड़ता है मसल्स के ऊपर तो मसल्स क्या होती है, फूल जाती है, उसी को दोस्तों हाइटल हर्निया बोलते हैं। ठीक है, दिस कैन कॉज स्टमक एसिड टू लीक इनटू द इसोफेगस कंडीशन नोन एज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है कि अगर आपके स्टमक में क्या होता है, अगर हर्निया हो जाता है ना तो स्टमक की मसल्स क्या होती है, वीक होती है। उसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टमक की अगर मसल्स वीक हो जाते हैं ना, जो खाना आप खाते हैं ना वो खाना वापस आपके इसोफेगस में जाने लगता है। तो वापस इसोफेगस में जाएगा तो आपको वही गले में जलन, गले में थ्रोट में जलन यानी जलन होने लगेगी, यहाँ पे चेस्ट में जलन होने लगेगी, आपको अजीब अजीब से ढकारे आएंगे। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। यानी रिफ्लेक्स का मतलब वापस आना, कोई भी चीज़ इसोफेगस में वापस आ जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मसल्स वीकनेस, एलिवेटेड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ट्रॉमा, एज, प्रीवियस सर्जरी, ये किसकी वजह से हो सकती है? या तो मसल्स कमजोर हो गई है उस एरिया की, उसकी वजह से हर्निया हो सकता है। एलिवेटेड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो आपका प्रेशर है पेट का जो अंदर का प्रेशर है अगर वो ज़्यादा लग रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। कोई ट्रॉमा, अगर कोई इंजरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से, कोई चोट लगी उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एज ज़्यादा लंबी उम्र के साथ साथ आपकी मसल्स जो है वो वीक होने लगती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रीवियस सर्जरी, अगर कोई पहले आपकी कोई सर्जरी हुई है पेट की उसकी वजह से भी ये हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, हर्निया जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है यानी बाई बर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? हार्ट बर्न यानी छाती में जलन जैसा होगा, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगा, ब्रोपिंग, ट्रेवल, स्लोलिंग मतलब निगलने में दिक्कत होना, बैड टेस्ट इन माउथ, माउथ के अंदर जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अपसेट स्टमक, स्टमक में ऐसे लगेगा जैसे उल्टी जैसा होना, वोमिटिंग, उल्टी का आना, बैक फ्लो फूड और लिक्विड फ्रॉम स्टमक इनटू द माउथ, जो आपका फूड है वो पेट में जाके वो वापस आएगा आपके माउथ तक आ जाएगा या फिर आपके ईसोफेगस में आ जाएगा। दोस्तों ये था हाइटल हर्निया के बारे में। ठीक है दोस्तों, हर्निया कोई ऐसी बीमारी नहीं है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मसल्स वीक होती है ना वहाँ से कुछ जो बॉडी का पार्ट है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है प्रेशर से। ठीक है, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। अब जानते हैं दोस्तों पेप्टिक अल्सर्स के बारे में। अल्सर्स जो हम सब जानते हैं कि जो छाले होते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन ये कहाँ होते हैं दोस्तों? ये आपके या तो स्टमक में होते हैं यानी जहाँ पे आपका फूड इकट्ठा होता है स्टमक में, अमाशय में, या तो वहाँ हो जाते हैं या फिर डिओडनम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, ये एक प्रकार से छाले, जैसे हमारे मुंह में छाले होते हैं ना दोस्तों वैसे ही स्टमक में छाले हो जाते हैं, या फिर आपके जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है पहला पार्ट डिओडनम वहाँ पे हो जाते हैं। उन छालों को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, ये हम मुंह में होते हैं उनको बोलते हैं माउथ अल्सर्स, और जो स्टमक में और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होते हैं उनको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है,
ये कुछ किस प्रकार से होते हैं दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं इसमें आप, ये जैसे आप राइट साइड में देखेंगे तो ये क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर्स। इसमें क्या है, स्टमक के अंदर ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना, ऐसे छाले हो जाते हैं दोस्तों। और ये ड्यूोडेनल अल्सर जो कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं, ये क्या होता है दोस्तों, जो आपकी स्टमक होती है ना, वैसे तो आपकी स्टमक जो है 3 लाइनिंग से कवर्ड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा आप ऑयली फूड खाने से या फिर ज़्यादा एसिड बनने की वजह से आपके पेट में अगर ज़्यादा एसिड बनता है ना, तो वो क्या करता है, इन लाइनिंग को है ना, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं इसकी, उनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। जहाँ जहाँ एसिड टकराता है वहाँ वहाँ दोस्तों छाले बन जाते हैं। तो इसको कभी कभी तो ट्रीट जल्दी हो जाता है, कभी कभी जल्दी आराम हो जाता है व्यक्ति को, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें टाइम लगता है दोस्तों, इसमें लंबा मेडिसिन भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस वजह से होता है, ज़्यादा आप ऑयली फूड खाते हैं, ज़्यादा बार बार खाना खाते हैं, ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में क्या है, ज़्यादा एसिड बनता है। चाय, कुछ लोगों को चाय पीने से शरीर में एसिड बनता है। तो अगर ज़्यादा एसिड बनेगा, क्योंकि जो स्टमक की जो लेयर है ना दोस्तों, एक लिमिट तक ही वो लेयर उस एसिड को कंट्रोल कर सकती है। आप अगर अपने हाथ पे अगर थोड़ा बहुत एसिड डालेंगे तो देखते हैं कितना जल जाता है। तो पेट में देखो कितना एसिड रहता है। अगर वो एसिड बार बार जनरेट होगा तो वो लेयर को डैमेज करेगा दोस्तों। और जहाँ जहाँ पे भी वो एसिड टच होगा स्टमक की लेयर पे, स्टमक की स्किन पे, तो वहाँ वहाँ दोस्तों वो छाले करेगा। तो जो स्टमक के अंदर छाले होते हैं उनको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। पेप्सिन्स होते हैं, जूसेज होते हैं, जो कि डाइजेशन में आपका हेल्प करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेप्टिक अल्सर किस लिए होते हैं, आपको बता दिए कि स्टमक में जो एसिड होते हैं वो आपके जो स्टमक की लेयर होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। और जहाँ जहाँ वो एसिड टच होते हैं वहाँ वहाँ क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं दोस्तों, जिनको बोला जाता है गैस्ट्रिक अल्सर्स या फिर पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, एब्डोमेन पेन है, एब्डोमेन पेन यानी पेट में दर्द रहता है, फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग ए स्मॉल मील। अगर आप थोड़ा बहुत भी खाना खाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, क्योंकि आपका जो एसिड है वो एसिड बन रहा है, और हल्का सा भी एसिड बनेगा तो वो क्या होगा, उन छालों से टच होगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा और ऐसे लगेगा जैसे हमने बहुत कुछ खा लिया है। ठीक है दोस्तों, नोजिया रहेगा, जी मितलाना, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा रहेगा, ब्लैक और टेरी स्टूल्स, यानी जो स्टूल्स हैं आपके वो काले होंगे और उनमें गंध आएगी दोस्तों। ठीक है, जो आपका लैट्रिन है उसमें गंध आएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके जो डिजीज थे डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, बाकी हम सबको पढ़ेंगे, हेमरोइड्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबको अपने अपने सिस्टम में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके कोज जाने तो वही है दोस्तों, पेप्टिक अल्सर कैन बी कॉज बाय इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो बैक्टीरिया से होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है, जो छाले होते हैं, वो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, इन्फेक्शन अगर हो जाता है स्टमक में, जिससे एसिड, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लाइक एस्पिरिन और इब्यूफ्रेन। ज़्यादातर जो नॉन स्टेरॉइड जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स होती हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। जैसे आप कुछ ज़्यादा एस्पिरिन्स वगैरह ले रहे हैं या फिर इबुफ्रेन वगैरह ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी आपको हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी वो हमने इसमें पढ़ी हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप हर जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।